नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जम्मू कश्मीर में 370 की विदाई के बाद वहां पहली बार नई सरकार का गठन हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने आज सीएम पद की शपथ ली, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी खाली हाथ ही रह गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 3 मंत्री पद की डिमांड की थी, लेकिन एनसी ने उन्हें केवल 1 पद का ऑफर दिया। और एनसी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इसी के लायक थी क्योंकि उसके 6 विधायक थे। महाराष्ट्र में भी दूसरी ओर सहयोगी दलों की कांग्रेस के साथ बेरुखी साफ झलक रही है। उद्धव गुट ने सीटों का बंटवारा होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया है, यानी कांग्रेस के साथ वहां भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि एकनाथ शिंदे महायुति के सीएम उम्मीदवार होंगे। झारखंड में भी कांग्रेस के हाथ बेरुखी ही लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेएमएम ने साफ कर दिया है कि टिकटें उसे दी जाएंगी जिसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। किसी पार्टी को खुश करने के लिए कोई भी सीट बांटी नहीं जाएगी। उनका सीधा संदेश कांग्रेस को है। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा जैसी हवा चलेगी या नतीजे बदलेंगे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस सहयोगियों के लिए एक लायबिलिटी की तरह बन गई है। इसी बीच वक्फ के मुद्दे पर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि जिस वक्फ पर देश भर में संपत्तियों को हड़पने का आरोप है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वक्फ की संपत्ति तक हड़प ली है। तो आज इन्हीं तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। कुर्सी की लड़ाई, सियासत गरमाई। उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। हम साथ साथ हैं का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन कार्यक्रम में तो पहुंचा, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। Not out of the cabinet. It's for the Congress to decide. We've been in discussions with them. Some vacancies will be kept to be filled going ahead. As I said, we're in talks with the Congress. बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। उधर हरियाणा में नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वो कल सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में भी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में से अभी किसी भी खेमे का सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे। त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। कि जनता का अपार प्रेम और विश्वास उद्धव जी के साथ है। वो हम पे विश्वास जताते हुए हमें सरकार बनाने की जिम्मेदारी देंगे और वो जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी मुख्यमंत्री के रूप में भलीभांति निभाएंगे। पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे। झारखंड में जेएमएम की सांसद महुआ मांझी के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में सब ठीक है। सिर्फ किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए निश्चित रूप से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। वो देखेगी कि कौन सबसे ज्यादा जीत का भरोसा दिला सकता है, कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है। इस बीच बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सियासी तलवारें खिंच गईं। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो एक ही काम बचा है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना। वो जाने जगाने जनता ही उनको जगा देगी। ये तो बुजदिल आदमी है जो धर्म के नाम पर, इसलिए हमें इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। उनकी बातों को देश का बहुसंख्यक समुदाय ही नोटिस नहीं लेता। हरियाणा और कश्मीर के चुनाव के बाद अब नजरें महाराष्ट्र और झारखंड पर है। सवाल है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार नया इतिहास बनेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। क्षेत्रीय दलों के सामने
कांग्रेस के घटते कद का विश्लेषण। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। जम्मू कश्मीर में 38 सीटें और कांग्रेस की जीत हुई, यानी चुनाव लड़ा 38 सीटों पर, कांग्रेस की जीत हुई 6 और मांग थी मंत्री पद की 3 और ऑफर हुआ 1 मंत्री पद। नतीजा एनसी के साथ चुनाव जीता, फिर भी कांग्रेस सत्ता से दूर है इस समय। अब उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कपड़े सिलवाकर कांग्रेस हरियाणा में घर क्यों बैठ गई, ये उन्हें सोचना होगा। उद्धव गुट ने क्या कहा? उद्धव गुट ने कहा कि बीजेपी से सीधे मुकाबले में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। अनिल देशमुख ने कहा कि हरियाणा से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए, अति आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है। और कई दलों ने तो कहा कि कांग्रेस जीतने के लायक नहीं है, जीती हुई बाजी को हारी हुई बाजी में पलटना कोई कांग्रेस सीखे, ऐसा सामना में लिखा गया। महाराष्ट्र के अंदर सीट बंटवारे से पहले ही उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री पद पर अपना एक बड़ा दावा ठोक दिया है कि मुख्यमंत्री हर हाल में उद्धव ठाकरे होंगे, सीटें कितनी भी आए, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। स्वाभाविक है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है उद्धव ठाकरे की पार्टी से, लेकिन सीटें किसी की कितनी भी आए, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, इससे कांग्रेस नाराज है। नाना पटोले ने बोला तो हम क्या करेंगे फिर, जो कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष है। झारखंड में जेएमएम ने कहा जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट देंगे, किसी पार्टी को खुश करने के लिए कुछ नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस की मांगे सहयोगियों के लिए गैर जरूरी है? यह आज का बड़ा सवाल है। और शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, एनडीए से जेडीयू के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आनंद दुबे जी हैं मेरे साथ, शिवसेना के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। तहसीन, शुरुआत में आपसे करता हूं। आपने यानी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, या फिर कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, लेकिन आपसे दूरी बनाई, आपका कोई मंत्रीमान नहीं बन पाया क्योंकि आप लोगों ने डिमांड ज्यादा रख दी। और शिवसेना दूसरी तरफ कह रही है कि मुख्यमंत्री या तो हमारा ही होगा, नाना पटोला कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। ये चल क्या रहा है? अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। जहां तक सवाल जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का है, वहां पे इंडिया अलायंस ने सरकार बनाया। इंडिया अलायंस में कांग्रेस भारत से सपोर्ट दे रही है, लेकिन ये पूरी तरह से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को देना चाहिए था। एक अलायंस में एक बड़ा दिल रखना जरूरी होता है, तो मैं ये मानता हूं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को देना जरूरी था और वह देना भी चाहिए था। और मात्र कांग्रेस ही एक नेशनल पार्टी जो जम्मू और कश्मीर के बीच में ब्रिज कर सकती है और ब्रिज ला सकती है, तो ये जरूरी भी था। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये मिल जाए, बट ठीक है, अब जो भी फैसला उमर साहब का, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन देखिए, जम्मू और कश्मीर में उमर साहब की पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मैं हैरान हूं, मैं वाकई हैरान हूं संजय राउत जी के स्टेटमेंट सुन के, शिवसेना के स्टेटमेंट सुनते। मतलब ये वो पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना जिनका नाम चला गया, जिनका सिंबल चला गया, जिनके विधायक माननीय उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब पुलिस उनके विधायकों को एस्कॉर्ट करते दूसरे राज्य में ले गए। अच्छा, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आज जब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को जो एमपीज मिले लोकसभा चुनाव के अंदर, वो किसके वोट में मिले? कांग्रेस के कोर वोटर्स ने उनको वोट दिया है। हमारे मुसलमान भाइयों ने उनको वोट दिया है, मुसलमान बहनों ने उनको वोट दिया है। वरना जो उनका कोर मराठी मानुस का वोट था, वो तो एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया है। जो हिंदुत्व का वोट था, एकनाथ शिंदे जी और भाजपा के साथ गया, उनको कांग्रेस का वोट दे रहा है। और मैं अमित जी, आज मुसलमान भाई बहनों में कांग्रेस के प्रति, राहुल जी के प्रति एक सिंपैथी है, वो उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में वोट मिल रहा है शिवसेना को, एक कांग्रेस का वोट मिल रहा है, तो ये चीज, अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी आज भी महाराष्ट्र के विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस है, इसको आपको मानना। विदर्भ में सबसे बड़ी पार्टी है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, मराठवाड़ा में बड़ी पार्टी। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का जो लिमिट है वो बॉम्बे, मुंबई, थाने में थोड़े रीजन, वहां पे एकनाथ शिंदे, थोड़ा कोंकण में, बाकी वो पार्टी थोड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सीट भी कांग्रेस लाएगी, तो मुख्यमंत्री इनका कैसे होगा? और कैसे उद्धव जी को आप डिक्लेयर कर देते हो बिना पूछे? इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जी, मैं रुक करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, ये सिंगल हैंडेडली आप कैसे
आह्वान कर रहे हो, इसकी घोषणा कर रहे हो कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे, नाना पटोले कह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे अगर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे? तो उनके कहने का तात्पर्य यही है। अमीश भाई नमस्ते। हाँ अमीश भाई नमस्ते। इस देश में लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, सभी को अपनी अपनी आज़ादी है। देखिए ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी में जो संवाद है, जो समन्वय है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी तो बेचैन है ही है, साथ में उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम वो ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि अब सब काम पे लगने हैं। अब चुनाव आ गया है, अब सब बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो बीजेपी के लिए कितनी भी टीमें काम करें, हारना उनका तय है। महाविकास आघाड़ी लेकिन तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक यानी कांग्रेस का वोट बैंक, जो कोर मुस्लिम वोट बैंक है, उसने आपको वोट दिया। उन्होंने, जिसका राहुल गांधी की तरफ बहुत विश्वास है, उन्होंने वोट दिया और उसकी वजह से आप जीत के आए। आप कैसे भूल सकते हैं वो बात? और आप किस हक से मांग रहे हैं सीएम पद? बात है कि जब हम एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम एक गठबंधन बन के लड़ते हैं तो एक दूसरे का वोट मिलता है। कांग्रेस ने हमें वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया। राष्ट्रवादी ने हमें वोट दिया, हमने राष्ट्रवादी को वोट दिया। हमें हिंदू ने वोट दिया, हमें मुसलमान ने वोट दिया। हमें सिख ने वोट दिया, हमें ईसाई ने वोट दिया। जब सब वोट देते हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में तो छोटी पार्टी है ना, तो कोई ये ना, महाराष्ट्र में कांग्रेस की तुलना में तो अब छोटी पॉलिटिकल पार्टी है ना। ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। हमें लगता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, बाकियों को लगता होगा वो सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, तहसीन पूनावाला, लोकतंत्र की तहसीन पूनावाला इज अ पॉइंट नहीं मिलता। ओके, तहसीन पूनावाला गुलाम पसंद है, गुलाम। तो गुलाम कहां बात करते हैं मालिकों के सामने? किसको आप गुलाम कह रहे हैं? नाना पटोले गुलाम है? भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है वो गुलाम है। जी जी, चलिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए तहसीन पूनावाला, और गुलाम नहीं बनना चाहिए। सहयोगी है वो गुलाम है। ओके, तहसीन पूनावाला। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में किसी को भी गुलाम कहना चाहिए। मैं आनंद भाई से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हालांकि आनंद भाई में हमेशा एक ही पेज पे होते हैं। जहां तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का सवाल है, देखिए, एक तो नाना पटोले जी है, सुशील कुमार शिंदे जी है, पृथ्वीराज चौहान जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री है, सुशील कुमार जी और पृथ्वीराज चौहान जी, वो फैसला कर सकते हो, सक्षम लोग हैं, नाना पटोले जी। और देखिए, बार बार कांग्रेस अगर हर बार मुख्यमंत्री का पद दे दे, बड़ी पार्टी होने के बाद, तो कांग्रेस कैसे रहेगी? ये गलती कांग्रेस ने कर्नाटका में किया। उन्होंने कुमारस्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद क्या हुआ? कुमारस्वामी चले गए बीजेपी के पास। अच्छा, आनंद भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कल ही उनके दूसरे जो प्रवक्ता है वो कहते हैं नहीं, हमारी तो 30 साल की दोस्ती बीजेपी से, आप नहीं दोगे तो हम वहां चले जाएंगे। और जो रोज बयान संजय राउत जी करते हैं, वन मैन स्टेटमेंट देते, इससे बहुत नुकसान होता है एमबीए को। मैं खुद चाहता हूँ एमबीए जीते, मैं चाहता हूँ भाजपा आ रहे, आप जानते हो अमित जी, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट आप आपका हेटेड टुवर्ड्स बीजेपी पब्लिक, बहुत पब्लिक डोमेन में है आपका जो हेट है। नहीं, हेट्रेड नहीं, मैं उनको नहीं चाहता कि वो सरकार में आए, लेकिन अगर संजय राउत जी कोई भी बयानबाजी कर देंगे, उसकी वजह से तनाव पैदा हो जाएगा। आप उसके पहले भी संजय राउत जी ने नाना पटोले जी के बारे में कुछ कह दिया, ये कौन होते फैसला करने वाले, हम डायरेक्ट दिल्ली में बात करेंगे। तो ये जो तरह की जो भाषा है, ये एरोगेंस की भाषा, ये लोग सहन नहीं करते। जब कंगना का घर तोड़ दिया, हमने औकात दिखा दी, क्या होगा उसके बाद? ये नहीं होना चाहिए। हमें एक अहंकार है। एक सेकंड, एक रिक्वेस्ट, आनंद भाई जैसे सक्षम लोगों को बना दे। आनंद भाई जैसे सक्षम लोगों को मेन स्पोक्सपर्सन बना दे। अमित भाई, जितना हमने कांग्रेस पार्टी को अपना मित्र समझ के हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को अपना मित्र समझ के एक सलाह दी कि अति आत्मविश्वास में नहीं बहना चाहिए। एक जीती हुई बाजी आप कैसे हार गए, एक आत्मचिंतन करिए ताकि झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसी गलतियां न हो। तो इससे कांग्रेस तो विचलित नहीं हुई, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, तहसीन भाई, आपको भी बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, तो आप हमारा झंडा लेकर चलिए। भारतीय जनता पार्टी के जाल में मत फंसिए। भारतीय जनता नाना पटोले ने क्या बीजेपी के जाल में फंसे हुए हैं क्या? और स्वीकार कर ले। तो नाना पटोले किसके जाल में फंसे हुए हैं? नाना पटोले जी हमारे बड़े भाई हैं, हम आपस में समझ लेंगे। हमारी प्रेम की बातें होती रहती हैं। बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, समझ आप नहीं रहे, समझाना इनको चाह रहे हैं।
शहजाद पूनावाला, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आप लोग बड़ा दिल दिखाते हैं क्या? देखिए, मैं तो आपको बड़े दिल का 2 उदाहरण दे देता हूँ। नीतीश जी की पार्टी को कम सीटें मिली है भाजपा से, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, फिर भी नीतीश जी से कमिटमेंट थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री है। एकनाथ शिंदे जी की तो बहुत कम सीटें महाराष्ट्र में हमारी तुलना में, फिर भी एकनाथ जी से कमिटमेंट आधी से भी कम है। हाँ, आधी से भी कम है, फिर भी उनको हमने कमिटमेंट दिया था, वो मुख्यमंत्री बने। ये बड़ा दिल होता है। और यहाँ पर देखिए, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। सत्ता की लड़ाई ऐसे होगी। देखिए, हम दोनों कैसे शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं तो देश प्रदेश के लिए सोच सकते हैं। ये लोग सत्ता की लड़ाई के लिए ही बिजी हो जाएंगे, एक दूसरे को गाली। अच्छा, बी टीम बोल रहे हैं, शरद पवार जी बीजेपी की बी टीम है। शरद पवार जी को जब पूछा गया कि उद्धव जी को चेहरा बना दो, तो शरद पवार जी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उनको बनाएंगे। जी जी जी, तो वो बीजेपी के हो गए क्या? चलो, तहसीन को आप बोल दो एजेंट, पर शरद पवार जी को एजेंट बोलना। दूसरी बात, नाना पटोले। तीसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं आज अखिलेश जी ने एक ट्वीट डाला था सुबह एकता के बारे में, तो एकता के कुछ उदाहरण लेकर आया हूं। कांग्रेस आज सरकार में शामिल ही नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने बोला एक पद छोड़ा है, लेना है तो लो, उनकी इनफाइटिंग हो रही है इसलिए शामिल नहीं हो पा रहे। ये एकता है। उत्तर प्रदेश में हरियाणा की हमारी जीत के बाद तुरंत अगले दिन 6 टिकट बिना कांग्रेस से पूछे डिक्लेयर कर दिए, ये एकता है। जम्मू कश्मीर में बिना पूछे मंत्री बना दी, ये एकता है। बंगाल में एकता है, हरियाणा में एकता है, दिल्ली में एकता है, पंजाब में एकता है, गुजरात में एकता है। केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका को घोषित किया। विवेक जी से पूछा उनसे, वहां की इंडिया अलायंस की कैंडिडेट कौन है, प्रियंका जी या एनी राजा? विवेक श्रीवास्तव सेटलमेंट कराने के मूड में है दोनों के। अरे भाई, वो खुद अपना कांग्रेस। एक सेकंड, आप सेटलमेंट, एक सेकंड, एक लाइन जी। कल जो कैंडिडेट प्रियंका जी को बनाया कांग्रेस ने, इसी इंडी कैंडिडेट, इसी कांग्रेस कैंडिडेट? ओके, ये पूछे पहले। विवेक, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर वहां पर कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की सरकार आती है? उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेक योर पॉइंट एंड बी स्पेसिफिक। आज इधर उधर की बात मत करिएगा। बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं, बिल्कुल पहले मैं आ जाता हूं। आनंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नाना पटोले जी ने जो भी बोला, शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठे हैं, साथ में हैं, दोनों एक दूसरे का झंडा उठाएंगे और सीटों के हिसाब से आपस में डिसाइड कर लेंगे। और जाहिर सी बात है, तो यही बात तो कह रहे हैं शरद पवार के लिए, यही तो शरद पवार कह रहे हैं। आपने आप बताइए, क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होना चाहिए या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाँ, जिसकी सीटें के आधार पे बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल, लेकिन सुनिए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन गलत है यहाँ पे शहजाद पूनावाला। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर शिवसेना, चाहे वो शिंदे फैक्शन हो या उद्धव ठाकरे का फैक्शन हो, मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस वक्त दोनों का। इसीलिए बीजेपी ने बड़े टैक्टफुली, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी रिट्रैक्ट किया और पॉलिटिकल विजडम दिखाई है, हालांकि हमारे ओपोनेंट हैं, और इन्होंने शिंदे को आगे किया। ओके, ना दम में एक चीज है, पर एक वाक्य डिबेट, एक वाक्य अमीश जी, एक वाक्य। ये वायनाड में किसका झंडा उठाना है? प्रियंका का झंडा उठाएंगे ना? आपने कांग्रेस को बोला उद्धव सेना का झंडा उठा दो, ठीक है, वो आपके बीच का मामला है। प्रियंका का उठा रहे हो झंडा? जी नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में केरल में एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगी और उसके बाद जो होगा ये है। ये तो 20-30 साल से चल रहा है सर। नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। यही हंसी वाजपेयी ने भी दिखाई थी। विवेक ऑडियो डाउन करिए। देखिए, एक कह रहा होता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो कह रहे कि उद्धव ठाकरे का झंडा कांग्रेस उठाए तहसीन पूनावाला को, और नाना पटोले को कह रहे कि उद्धव ठाकरे का झंडा ये लोग उठाए। लेकिन ये एक लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे चुनाव लड़ रही है, उसका झंडा नहीं उठा सकते। अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र का सीएम कौन होना चाहिए? एक सेकंड, आपकी राय क्या है? अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती है और उद्धव ठाकरे की आती है? देखिए, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जिसकी भी जो भी सीटें आएंगी, लेकिन उसके पहले का माहौल समझिए कि जलेबी अभी छना नहीं है। जलेबी का भी आटा, मैदा, चाशनी लाया जा रहा है, लेकिन जलेबी खाने वालों की संख्या कूद कर बंदर की तरह बढ़ती जा रही है। ये जो महाराष्ट्र में जो जलेबी छानने की कोशिश है, जो तहसीन पूनावाला बोल गए, बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, ये लोग तो छोटी पार्टी में सहमत हूं, खंडर बहुत बड़ा है। आपका जो कांग्रेस का खंडर है इस देश में सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी सारी दीवारें दरक गई हैं, छप्पर टूट चुका है, पानी उसमें भरता जा रहा है। देखिए, यू हैव टू गिव इट टू तहसीन। देखिए, तहसीन पूनावाला, अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएगी, अब अगर यूपी के अंदर
अगर सपा की सीटें ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। अभी एक अगर उदाहरण दे दूं, जी एक उदाहरण दे दूं। मैं 6 का पहाड़ा भूल गया था, जो टेबल कहते हैं। आज मैंने याद किया कि 6 सते 42 होता है। जिस कांग्रेस को 6 सीटें जम्मू कश्मीर में आई, 7 गुना सीट आया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा, 42 सीटें। उस कांग्रेस को कौन अपने मंत्रालय में शामिल करेगा? उस कांग्रेस को कौन जगह देगा? सच्चाई ये है, महाराष्ट्र में नाना पटोले जो भी कह लें, लेकिन उद्धव ठाकरे मूंग दर के नाना पटोले के छाती पर बैठ जाएंगे। शिवसेना यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि कांग्रेस को वहां सत्ता में आने देगी, चाहे उसकी 10 सीटें आए, वो नहीं चाहेगी। इन लोगों में बहुत खटपट है। मैंने कहा ना, वो ठीक है। आनंद दुबे आग बहुत दूर तक मुझे कुछ कहना है। ठीक है तहसीन एक सेकंड। आनंद दुबे अमीश भाई, शहजाद भाई ने बोला कि देखो हमारे यहाँ कितनी शांति है, हम दोनों शांति से बैठे हैं। शांति वहीं होती है जहां विरोधी पक्ष नेता बनना हो। आप सरकार में तो आने नहीं है। जहां सरकार बननी है वहीं हलचल होगा, वहीं तूफान होगा, वहीं गहमा गर्मी होगी, वहीं सरगर्मी होगी। जहां शांति है वहां कुछ मिलना नहीं है। तो मेरे भाई, नेता प्रतिपक्ष के लिए थोड़ी कोई लड़ाई करता है, जिसको मिल जाएगा संतुष्टि लेनी पड़ेगी। आप बोलिए, छोटी बड़ी कोई बात नहीं होती, सब समान होते हैं। हमारे यहाँ छोटा नीचा, ऊंचा नीचा, ये फर्क नहीं है। आनंद दुबे जी, जब आप एनडीए के हिस्सा थे, बाल ठाकरे नेता हुआ करते थे, शिवसेना की सीटें उस समय भी कम होती थी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़कर शिवसेना के मुख्यमंत्री को समर्थन दिया। ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाकर किया। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है वो दिल बड़ा और साथ में सहमति का गठबंधन है। कभी गठबंधन पूर्व कोई ऐसा झंझट, कोई ऐसी विवाद देखी नहीं गई। तो आप अपने गठबंधन को संभाले, ताकतवर रहे थे। आप चले जाइए विवेक जी के खिलाफ चुनाव प्रचार में, प्रियंका गांधी के सीट पर केरल, आपको विवेक जी वहां से लगा देंगे। तो इस टोल को अब जनता भगाने वाली है। नेता अगर जाए केरल, विकास आने किसके साथ नहीं, पर ये बात तो अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लेके आता हूं। मैं फिर आता हूं शहजाद। अनुराग भदौरिया, बीजेपी एक मैं आपको मौका दे रहा हूं शहजाद। उसके बाद बीजेपी बड़ा दिल तो दिखाती है। देखिए, नीतीश कुमार को सीएम बनाया, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। बीजेपी में नीतीश कुमार के बराबरी का नेता नहीं है भाजपा के पास। भाजपा के पास नेता नहीं है बीजेपी। तो मतलब कांग्रेस के पास अब तो मुझ पर डायरेक्ट हमला है। एक वाक्य, इसका मतलब ये है कि केरल में कांग्रेस के पास एक बड़ा नेता नहीं है, इसलिए लेफ्ट की पिनराई विजयन सरकार जो है कांग्रेस को वहां पर बी टीम मानती है। अब बताइए, इसलिए प्रियंका का झंडा वहां पर उठाने। एक सेकंड विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने आपके बीच में, ये गलत बात है पहले। अमीश जी, महाराष्ट्र और केरल का मेरी बात सुनिए। अमीश जी ऐसे नहीं होगा। अमीश जी, एक सेकंड सर, पूरा 10 सेकंड दीजिए सर। ठीक है, 10 सेकंड बोले, 10 सेकंड बोले, फिर मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। 10 सेकंड पहली उसके बाद शांत कराएंगे आप। शहजाद सुन लीजिए। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है। थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भाजपा के प्रवक्ता दिखाएं जो नहीं दिखाते हैं। महाराष्ट्र और केरल के फर्क को राजनीतिक स्टूडेंट की तरह समझिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पे लड़ रही है, और जबकि केरल के अंदर 2 घटक दल, वहां कोई अघाड़ी नहीं बनी है। वहां 2 पीपल आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, 2 पार्टीज। दोनों के फर्क को समझिए। और यही फर्क वाजपेयी ने नहीं समझा था। ये कोई नया फैक्ट नहीं है। ऑडियोज डाउन। नाउ शहजाद पूनावाला, 40 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन अनुराग भदौरिया। विवेक जी क्या बोल रहे हैं सोचिए, कि कुछ राज्यों में हम साथ साथ है, कुछ राज्यों में हम आपके है कौन है। ये इनका अलायंस है, और इस अलायंस के साथ कैसे मिशन विशन होगा, केवल कंफ्यूजन है, केवल कमीशन है, केवल कंफ्यूजन है, केवल कमीशन है, केवल करप्शन है। पर मैं अब पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस पूरे देश में नेशनल लेवल पर तो है ना। अब उद्धव सेना के प्रवक्ता से एक सवाल, अमीश जी मुझे अधिकार दीजिए पूछने का, क्योंकि मेरी बारी पीछे नहीं आई जी। पहला, जो इन्होंने कहा इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था 370 को लात मार के भगाना है। आज इंडिया अलायंस की सरकार कह रही है हमारा पहला निर्णय असेंबली में और सरकार में होगा कि 370 की बहाली के लिए रेजोल्यूशन। अब उद्धव सेना से पूछे इसके साथ है कि खिलाफ है। ओके, स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, आनंद दुबे। अमीश भाई, 370 धारा हटनी चाहिए, ये हमारा समर्थन हमेशा सरकार को रहा है, हमने करके दिखाया है। और जम्मू कश्मीर के 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी इंडिपेंडेंट लड़ी है। अब शिवसेना अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा दी है। तो
तो आप अब ये लेफ्ट मत से पूछिए सोचिएगा अमित जी। कि हम कोई गुलाम है, जहां अभी लेफ्ट लड़ना से है पूछिए। हम वहां लड़ेंगे, हम भले जीते हारे अलग विषय। अरे लेकिन भाई, 370 राष्ट्र के विषय में हटना एक मत चाहिए। तो हो जाओ। इसका समर्थन कल भी था, इसका समर्थन आज भी है, अब विवेक और से इसका पूछो। समर्थन जीवन भर रहेगा। विवेक चुप है, आप समझ जाइए। ओके ऑडियो डाउन विवेक 5 सेकंड विवेक 5 सेकंड। हम उमर जी हम उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते हैं। 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली विदाउट द परमिशन ऑफ द असेंबली हटाया गया था। हटाना ना हटाना एक बात है, उसके अंदर जो आपस में आप लोग पहले सेटलमेंट करिए या डिबेट में तो पूरा रायता बिगेड़ देंगे आप लोग। नहीं, हमारा सेटलमेंट है सर, हमारा सेटलमेंट एक कह रहा है कि 370 हटाना गलत है, एक कह रहा है कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक कह रहा है कि छोटा दिल इसका है। हर पार्टी का अपना एजेंडा है ना सर, फिर उसके बाद कार्यक्रमों में आया करिए। ओके अनुराग भदौरिया, ये जो रायता फैला है ये पूरा, इसमें क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस का अब 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए यूपी के अंदर? ऐसा आपको भी लगता है? आप भी बड़ा दिल दिखाएंगे क्योंकि बड़े दिल की प्रथा चल पड़ी है। देखिए सुनिए, रायता कहीं नहीं फैला है, रायता आपकी डिबेट में फैला है, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में फैला है। जनता के दिलों में इंडिया गठबंधन का सम्मान है, इंडिया गठबंधन एक है। कश्मीर की घाटी से जो आई है तस्वीर इंडिया गठबंधन की, वही बदलेगी देश की तकदीर। याद रखिएगा, वो जो तस्वीर आई है ना कश्मीर की घाटी से इंडिया गठबंधन की एकता की, वही देश की तकदीर बदलेगी। बाद बाकी सब बातें। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कह रही थी कि हम बड़ा दिल दिखाते हैं। इनका बड़ा दिल देखिए, एकनाथ शिंदे के पास कम सीटें थी, हमने सीएम बनाया। मतलब सीएम बनाया और जता भी रहे हैं कि हमने बनाया। इसके मतलब आपने पहले पार्टी को दो भागों में बांटा, बांटने के बाद एक पार्टी को सीएम बनाया। तो ये नेगेटिव राजनीति है, पॉजिटिव राजनीति है? आपने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा? नीतीश जी जब आपके साथ नहीं थे तब आपने क्या क्या नहीं बोला? नीतीश जी जब आपके पास आ गए तब आप उनका सम्मान करने लगे। आप तो पहले अपमान करते हो व्यक्ति का, आपके पास आए तो आपका तो यही नहीं पता चलता कि आप किस व्यक्ति का अपमान करोगे, किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओगे। पहले आप ये तय कर लीजिए। इसलिए आप पे किसी को यकीन तो है नहीं। या तो पार्टी जो आपके साथ आती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जेजेपी खत्म होगी ना हरियाणा में, पूरी तरह से खत्म होगी। पीडीपी के साथ भी सरकार आपने बताई वहां बनाई थी कश्मीर में, पूरी तरह से खत्म होगी। और जो पार्टी आपके साथ है दो भागों में बट जाती है। आप पासवान जी की पार्टी दो भागों में बटी, आपने शिवसेना पार्टी दो भागों में बटी, एनसीपी दो भागों में बटी, और इस तरह से जो बची हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जो आपका प्रश्न मैंने पूछा था अनुराग भाई, अनुराग गुदरिया, सवाल आप अच्छे वक्ता हैं। मेरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब, क्या आप भी बड़ा दिल दिखाएंगे? उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस की सीटें कम भी आई तो मुख्यमंत्री उनका बनाएंगे? देखिए सवाल जताएंगे भी नहीं, एकदम सीधी तरह से बता दूं। नहीं, ये बीजेपी एजेंडा चला रही है। ये माहौल सोच रही कि लड़ा दें आपस में। ये देखो उनकी ज्यादा आएंगी तो कौन बनेगा, इनकी कम आएंगी तो कौन बनेगा। पहले हम बीजेपी को हराएंगे, उसके बाद तय करेंगे हम कौन बनाएंगे मुख्यमंत्री। हम बीजेपी तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में ये बड़ी स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यानी उत्तर प्रदेश में 2027 में तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का सीएम भी हो सकता है। इट इज द बिग स्टेटमेंट। यही कह रहे हैं आप अनुराग? मैंने ये नहीं बोला। फिर आप बात तोड़ने मनो लगे। बोला है, पकड़ लिया बीच में। क्या बोल दिया? अरे मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हो। सवाल है, मैंने कहा मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और आप अच्छी तरह जानते हो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे। कौन नहीं जानता ये बात? ये पूछने की क्या जरूरत है? आप तो जताने का मौका भी नहीं दे रहे ना। आपने बोला बीजेपी ने बनाया, आपने बोला बीजेपी ने बनाया, लेकिन बीजेपी ने जताया। आपने यही बोला ना। अनुराग 30 सेकंड तफसील से एक आप एक ऑडियो डाउन करें अनुराग भाई का। देखिए अनुराग भाई मानते नहीं है ना ऐसे। अनुराग आपने बोला बीजेपी ने बनाया मुख्यमंत्री और फिर बीजेपी ने जताया, यही कहा ना आपने? आपने तो बनाया भी नहीं तो जताने की तो बात ही छोड़िए। आप तो कह भी नहीं रहे, गलती से भी नहीं ये बोल रहे। और दूसरी तरफ आपको लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद अगर एमवीए की सरकार आती है, इंडिया अलायंस की सरकार आती है, तो उद्धव ठाकरे के खाते में जाना चाहिए, जैसा उनकी पार्टी कह रही है। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? क्योंकि आप भी अलायंस पार्टनर है। देखिए मैंने 1 सेकंड शहजाद, देखिए सीधी सी बात मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा श्री अखिलेश यादव जी। इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में बोलने दीजिए ना। महाराष्ट्र में जिसकी संख्या ज्यादा होगी
और अपने आप महाराष्ट्र के लोग बैठ के तय कर लेंगे किसका ओ मुख्यमंत्री क्या बनेगा। आनंद दुबे, आनंद दुबे नहीं, मुझे आनंद दुबे के बाजार पड़ेगा। आनंद दुबे, दैट इज द लॉजिक, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो कब उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस का नंबर ज्यादा आएगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री। अमीश भाई नहीं, तो आप क्लेम क्यों कर रहे हैं? अमीश भाई नहीं, अमीश भाई नहीं, अमीश जी प्लीज। अमीश भाई ऐसा है कि हम सबका जो उद्देश्य है वो है कि ये जो महाझूठी सरकार महाराष्ट्र में बैठी है इसको पहले हटाना। इसने 2.25 वर्षों में महाराष्ट्र में कोई विकास के काम नहीं किए। जब इनको पता चल चुका कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है तब इन्होंने जुमलेबाजी की बरसात कर दी। इससे जनता को निजात दिलाना है। हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है, कोई सिर फुटअव्वल नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर एक चेहरा लेकर हम जाते हैं तो हमें उसका फायदा होगा। बहुत ही जल्द हम एक चेहरा भी आपको बता देंगे, मुख्यमंत्री भी बनवा देंगे। इनके यहाँ लफड़ा है, इनके यहाँ एक दूसरे को देखकर लोगों को उल्टियां आती हैं। इनके यहाँ सीटों के बंटवारे के लिए ये बात तो सही है, बयान आया था बीजेपी के नेता का, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा दावा कर दिया है कि नई संसद वक्फ की जमीन पे बनी है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वक्फ की जमीन पे बना है। पूरा वसंत विहार वक्फ की जमीन पर है। मुस्लिमों को सौंपी जाए ये पूरी जमीन। बदरुद्दीन अजमल ने यानी AIUDF के अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि भारतीय संसद दिल्ली का हवाई अड्डा सौंपना पड़ेगा वक्फ को, क्योंकि वो वक्फ की जमीन है। शहजाद पूनावाला नहीं, देखिए अजमल साहब का बस चले तो पूरी दुनिया को वक्फ घोषित कर दे। ताजमहल को घोषित किया था, 1500 साल पुराने तमिलनाडु के गांव को घोषित किया था। उन्होंने भोजालय मंदिर को कर दिया था, सोमनाथ मंदिर को, राम जन्मभूमि को, कृष्ण जन्मभूमि को, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस को, सूरत में हेडक्वार्टर को, गुजरात में हाईकोर्ट को, सबको घोषित कर दिया था। आपके घर को भी और इस ऑफिस को भी कर सकते हैं। पर मेरा सवाल यह है, असीमित ताकत किसी की नहीं हो सकती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये वक्फ संशोधन किसने प्रपोज किया? ये मुसलमानों ने प्रपोज किया, ताकि लैंड ग्रैबर्स और भ्रष्टाचारी नहीं, गरीबों को, यतीमों को इसका फायदा मिले। तो ये गरीबों के खिलाफ है। पर 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पिछली सेगमेंट में निकल जाएगा। देखिए अभी भारतीय संसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। वो ये केस हाईकोर्ट में भी गया था, दिल्ली हाईकोर्ट में। मैं आपको फैक्चुअल बता देता हूँ। 6 प्रॉपर्टीज जो सेंट्रल विस्टा के पास है, जैसे सुनहरी मस्जिद वगैरह, उन प्रॉपर्टीज के विषय में ये गए थे। पार्लियामेंट की जमीन जो है वो वक्फ की नहीं है। हाईकोर्ट ने बोला इस पे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, जब इस पे काम होगा, कोई सरकार करेगी कुछ, तब आना। तो ये हाईकोर्ट में भी डिसाइडेड है। ये केवल और केवल जो अतिक्रमण और कब्जे की मानसिकता है ना, कि मैं सब कुछ कब्जा कर दूं। पर देखिए वक्फ एक तरफ कब्जा करता है और खड़गे जी वक्फ की जमीन को कब्जा करके ले लेते हैं। इसी पर मतलब 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इसी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। बीजेपी ने बोला है कि वक्फ की जमीन, वक्फ जो है वो जमीनों पे कब्जा करता है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, यह बड़ी खबर है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ की जमीन पे भी कब्जा कर लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद, पूरे देश की जमीन वक्फ हड़पता है और वक्फ की जमीन को हड़प लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा आरोप लग रहा है और कर्नाटक में बाकायदा इस पर जोरदार राजनीति हो रही है। देखिए मैं केवल बताना चाहता हूं कि ये केवल आरोप नहीं है। एक मिनट बाइट सुन लेते हैं, संबित पात्रा ने क्या बोला इस समय। वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। एंड कांग्रेस इज नथिंग बट अ लैंड ग्रैबर्स पार्टी। ओके, देखिए मैं तो कहूंगा संबित जी की बात को एक आगे ले जाते हुए, कांग्रेस को जमीन से जुड़ी हुई पार्टी बोलिए। नेशनल हेराल्ड में जमीन चोरी किया, खड़गे जी ने एरोस्पेस पार्क की जमीन चोरी की। ये रिपोर्ट है, मनी पड़ी रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि खड़गे फैमिली और कांग्रेस के कर्नाटका के नेताओं ने 50,000 एकड़ की वक्फ जमीन में से 27,000 एकड़ घटक ली। 2 लाख करोड़ का घोटाला। और अभी हमने देखा मूडा स्कैम में क्या किया उन्होंने। अभी हमने देखा है कि और भी घोटाले लैंड स्कैम के। पर यह सवाल राजनीतिक जमीन की भी, और 10 सेकंड उस पर लूंगा, 10 सेकंड सिर्फ। अभी आपने देखा अनुराग भदौरिया, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अरे 6 सीट डिक्लेयर किया, पूछा कांग्रेस से? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट अजय राय का है कि 5 सीटों पे हम लड़ेंगे 10 में से। क्या पूछा? नहीं पूछा। सम्मान की बात करते हैं भाई। डीएमके को कांग्रेस पार्टी बोलती थी राजीव गांधी का हत्यारा उनके साथ है। आप चिरकुट छुटवैया बोलते हैं, आप उनके साथ है। आम आदमी पार्टी बोलती थी आप सब भ्रष्ट हो, आप उनके साथ है। और आखिरी सम्मान, अच्छा सम्मान, अभी उद्धव जी देखिए, अभी उन्होंने चिरकुट, अगर कांग्रेस को चिरकुट पार्टी बोल दिया तो इसमें असम्मान, कांग्रेस ने स्वीकारा है, इसलिए वो साथ में। अभी तो दूसरी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए अपने लिए क्या बोला, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस वैसे ये शिवसेना के लिए भी बोला, ये इन्होंने कांग्रेस के लिए भी बोला। ना सुनिए, पर उद्धव सेना मान रही है क्या? ये तो शरद पवार का फॉर्मूला है। शरद पवार के फॉर्मूले को उद्धव जी ने बोला, शरद पवार जी का फॉर्मूला उनका फॉर्मूला। हम नहीं मानते, हम तो चाहते चेहरा आगे हो। तो अब आनंद दुबे जी बताए, समाजवादी पार्टी और शरद पवार का फॉर्मूला ठीक,
एसपी का या एसएस का, मतलब उनकी शिवसेना का। ओके, ठीक है। आनंद दुबे से भी पूछा गया, अनुराग से भी पूछा गया, तहसीन से भी पूछा गया। आनंद दुबे, फर्स्ट यू, 20 सेकंड। अमीश भाई, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि एक चेहरा लेकर अगर हम जाते हैं तो फायदा होगा। अगर आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं है, आप कोई चेहरा बताओ। अब आप एक बताइए, एक गठबंधन में क्या ये बातें करना अब गुनाह हो गया? ये बात अब हम नहीं कर सकते, चेहरा लेकर जा सकते। अरे हमारे यहाँ समन्वय लोकतंत्र इसे कहते हैं। तो नाना पटोले आपको कैसा चेहरा लगता है? नाना पटोले आपको कैसा चेहरा लगता है? बीजेपी में आदेश चलता है। अच्छा, नाना पटोले कांग्रेस का चेहरा तो नाना पटोले है ना, लगभग तय है ये। अरे भाई, तो कांग्रेस कहे कि भाई हमारा चेहरा नाना जी है, कहना तो पड़ेगा ना, हवा में तो काम नहीं चलेगा। इसी को तो महागठबंधन कहते हैं। ये पॉइंट वैलिड है। ओके, चेहरा लेकर आइए, बड़ा सीट फॉर्मूला खारिज कर रहे हैं ना, नाना जी के ज्यादा सीट वाला फॉर्मूला खारिज कर रहे हैं ना। नहीं, शरद पवार का फॉर्मूले को खारिज कर रहे हैं ना, शरद पवार के फॉर्मूले को खारिज कर रहे हैं। तहसीन को आने दीजिए बीच में, तहसीन पूनावाला पूछ तो लीजिए, शरद पवार फॉर्मूला खारिज किया कि नहीं? जो चेहरा पसंद हो वो चेहरा लेकर आइए। अरे शरद पवार का फॉर्मूला खारिज है ना, मतलब। तहसीन देखिए, जहां तक सवाल है, एमबीए जैसे शरद पवार जी ने कहा साथ में मिलकर लड़ेगी। आदरणीय शरद पवार जी का भी चेहरा है, कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री है, गांधी परिवार का चेहरा, ऑफ कोर्स आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का चेहरा, जो मिलकर लड़ेगी। ये सब चेहरे हैं। लेकिन यही बात संजय राउत जी आकर रोज अगर बाइट दे रहे कि मैं, हमारे उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, हम बनेंगे, आप बता दो। देखिए, पहली हमारी प्राथमिकता है सरकार में आना, उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो तय करेगी। अभी यहाँ पर बताया जा रहा था कि देखिए, सबको, कांग्रेस को बड़ा दिल होना चाहिए। क्या माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? मैं मानता हूं उनको बनना चाहिए, वो बड़ी पार्टी। मैंने आपके शो की शुरुआत में की, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े पार्टी है जम्मू और कश्मीर के अंदर। ये बात और ये हिदायत कांग्रेस को देना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, वायनाड में प्रियंका जी के खिलाफ कोई लेफ्ट कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। क्या हुआ वो एनी राजा जी का, डी राजा जी की वाइफ जो राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ी, क्या हुआ उनका? क्यों लड़ना था उनको? मतलब ये आप लोग सैक्रिफाइस नहीं करो, ये अपेक्षा हमेशा कांग्रेस ही क्यों सैक्रिफाइस करे? और मिश्रा जी के लिए ये बताया, कह रहे थे बंदर जलेबी खाएगी, भाई बंदर जलेबी खाए ना खाए वो अच्छी बात है। कम से कम बंदर एक डाली से दूसरी डाली, एक जाड़ से दूसरी जाड़, एक बार बीजेपी के दाल पे, एक बार कांग्रेस के दाल पे तो नहीं है। कम से कम बंदर, कम से कम जो कांग्रेस पार्टी वो अपनी जगह पे है। कौन जा रहा है डीएनए टेस्ट कराने के बाद, डीएनए टेस्ट अपना कराने का, विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक ही जगह पर है। एक सेकंड, कौन सी पार्टी बंदर है वो देखिए आप। एक एक करके। तहसीन पूनावाला जी, आपके गठबंधन का जो चरित्र है, उसका जो चेहरा और चाल है, वो साबित करता है ये इंडी नहीं भिंडी अलायंस है। कभी भिंडी वहां तौलते हैं। आपकी औकात नहीं है कि आप मांग ले 2 मंत्रालय जाके जम्मू कश्मीर में। आपकी औकात नहीं 17 से 18 सीट मांग ले आप जाके उत्तर प्रदेश में। आप ये बीच में, तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तहसीन आप बीच में नहीं बोलते, मैंने नहीं बोला। अरे तहसीन प्लीज यार, आप बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप कम से कम सुन लीजिए। थोड़ा गंभीर चर्चा हो जाए तो बेहतर है। आपने जो कहा है, आपने जो किया और कहा है महाराष्ट्र में, वो स्वागत लायक है कि भाई हम उद्धव को नेता नहीं मान सकते। ये स्वागत लायक है। क्यों? वहां आपका खंडर थोड़ा बड़ा है, आप थोड़ी ताकतवर में हैं वहां। लेकिन आप जो अभी बोले कि एनी राजा ने क्यों लड़ा, ये तो विवेक के पूरी की पूरी पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री को आपने चुनौती दे दी। वो डी राजा की पत्नी है, उसको चुनौती दे दिया। आप इस बात को समझिए। विवेक काफी देर से आखिरी लाइन, इंडी अलायंस में नेतृत्व को लेकर के जो झंझट है, वही साफ बताता है कि जमीन पर इनकी राजनीति बहुत कमजोर है। विवेक से भी बुरा हाल होगा महाराष्ट्र और झारखंड। विवेक 20 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया। मैं 20 सेकंड के अंदर सब कुछ, हाँ मैं 20 सेकंड लूंगा सिर्फ। तहसीन की बात का जवाब। हर राज्य के समीकरण और नेतृत्व अलग होते हैं। पहली चीज, अब आप बिहार को ले लीजिए, नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है। विरोधाभास जेडीयू में भी है और बीजेपी में भी है, ये नेचुरल होता है अलायंस की पॉलिटिक्स में। हम आज भी नीतीश कुमार को सेक्युलर और सोशलिस्ट मानते हैं, बीजेपी को नहीं मानते। बीजेपी को पूंजीवादी व्यवस्था हम मानते हैं। उसी प्रकार से नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, वायनाड में बड़ा चेहरा कौन है वो बताओ भाई। शरद पवार जी हैं, वायनाड में बड़ा चेहरा कौन है? सुनिए पहले, जंप मत करिए। आपके विरोधाभास भी है ना,
चंद्रबाबू नायडू ने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के अरे लिए आप माना था। वायनाड में है कौन है बड़ा विरोधाभास या चेहरा वो नहीं? बताओ। क्या आपकी एंटी माइनॉरिटी नीतियों पे चंद्रबाबू नायडू अग्री करेंगे? नहीं करेंगे, विरोधाभास है, फिर भी कोalition चलते हैं। उसी तरीके से हमारा विरोधाभास है वायनाड पे शिवसेना क्यों से। नहीं बोल रहे विवेक आप? वायनाड पे आ रहे हैं ना। वायनाड पे तहसीन पूनावाला ने बोला, वायनाड बिल्कुल पे क्लियर बोलने वाला आदमी। वहाँ पे पनवेल क्या निकलना है, क्या वायनाड आपको पनवेल एक निकलना एक है। एक केरल पनवेल निकलना अरे भाई कुछ भी नया नहीं है। 1947 से लेकर के आज तक केरल के अंदर की जो राजनीति रही है, 2004 में वाजपेयी भी हटे थे, केरल में हम और कांग्रेस अलग लड़े थे, लेकिन सत्ता में हम इकट्ठे थे। 65 मेंबर पार्लियामेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्थन दिया था। तो ये दांत दिखाने से नॉन सीरियस डिस्कशन नहीं होता। कभी बना है? अनुराग को लेके आइए। अनुराग, ये नई जानकारी आ रही है। 1947 से ये गठबंधन बना हुआ है, ये तो बात अभी पता लगी है। सर यूपीए के अंदर एक सेकंड अलायंस की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा था। एक सेकंड ऑडियो डाउन। अनुराग को आने दीजिए। अनुराग के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। अनुराग, ये अलायंस, इंडिया अलायंस 1947 में बना है या 2023 में बना है? देखिए अमीर जी, एक बात मान के चलिए और इसको ब्रेकिंग में चला दीजिए। इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है और एनडीए गठबंधन मजबूर दलों का गठबंधन है। ये मजबूर हैं, ये जी सर वाले हैं। जी सर, सर जो आप कहते हो वही आदेश होगा। इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का, अपनी बात कह सकते हैं, एक दूसरे के सामने लड़ भी सकते हैं चुनाव, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है देश को आगे ले जाना, बेरोजगारी खत्म करना, महंगाई खत्म करना, या जिस तरह से किसानों पर अत्याचार खत्म करना, देश के अंदर में जो तानाशाही खत्म करना, यह हमारा मकसद है। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, जो एनडीए का मकसद है किसी कीमत में सत्ता पाना है, चाहे मजबूर दलों को साथ लाना पड़े। कमाल की बात है, यह मजबूत दलों का गठबंधन है जिसको कहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का। सबकी अपनी स्वतंत्रता होती है। हमने बोला कि हमारे से छोटी पार्टी को हमने मुख्यमंत्री बनाया ताकि प्रदेश आगे बढ़ सके, तो हमने तो जता दिया। और जो बड़े दिल की नसीहत दे रहा था वो वायनाड छोड़ने को तैयार नहीं, वो उत्तर प्रदेश में बड़ा पार्टी ही बनेगा ये बता रहे, और हमको फिर नसीहतें दे रहे हैं। अब मैं अनुराग से पूछना चाहता हूं, लेफ्ट बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रही? आई हैव टू कम इन। अच्छा ठीक है, विवेक आप बाद में आएगा, अनुराग पहले बोलेंगे। अनुराग रिस्पॉन्ड। ऑडियो डाउन। अनुराग अपने मैंने क्या सवाल है अमीश जी आपका? आपका सवाल है किसी और का है? अच्छा, दो एंकर हैं, हम बताइए। दो एंकर हैं, दो एंकर नहीं है, दो एंकर, एक पार्टी का चैनल का। ये मत अलाउ कीजिए, डिबेट होने दीजिए स्पेसिफिक। मैं सवाल आपके तरफ डाल रहा हूं। साहब बोलिए, आप सबसे पूछ रहे हैं, आपके तरफ डाल रहा हूं अमीश जी, हम आपको बोल रहा हूं। नहीं पूछ पाए, आप सबसे अमीश जी सवाल ये है, ये देखिए ऑफसेट करेंगे, डिबेट को खराब करेंगे। 10 सेकंड ले लीजिए मेरा सवाल। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा मुझे। जी। वायनाड में बड़ा दिल लेफ्ट दिखाते हुए प्रियंका के सामने कैंडिडेट क्यों नहीं हटाते? ठीक है, अनुराग भदौरिया सवाल। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का नहीं है। जी सर वाला नहीं है। जी सर जैसा सर आदेश है वैसा होगा। बड़ी खबर है कि खालिस्तानी आतंकी गुरुप्रवंत सिंह पन्नू ने यह ऐलान करा है कि मैंने ट्रूडो को भारत के खिलाफ जानकारी दी है। यह कहा है, और ट्रूडो के मेरे साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पन्नू ने कहा है खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, और एक कनाडा के टीवी चैनल पर यह बयान दिया है। पन्नू का पीएम ट्रूडो के साथ संबंध है, ये बिल्कुल क्लैरिटी से पन्नू ने बोला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए हम लौटते हैं अपनी आज की डिबेट के ऊपर। विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड, और टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। सर सिर्फ 10 सेकंड का, मैं 20 बिल्कुल सर 10 सेकंड का क्लैरिफिकेशन है। इंडिया अलायंस 1947 से नहीं है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट लड़ते आए हैं, सीपीआई सीपीएम लड़ते आए हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ केंद्र में सरकारें बनी हैं। 2004 में भी जब चुनाव लड़ा गया था, एक ही बारी बनी है 2004 लेफ्ट आमने सामने थे केरल में, लेकिन वी सपोर्टेड द यूपीए गवर्नमेंट एट द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। नंबर 2, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लेफ्ट हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी बोथ। केरल की सच्चाई एक अलग हो जाती है। दूसरा, हम ऑपोजिशन, कमाल की रिस्पेक्ट है, दोनों के खिलाफ कैंडिडेट दे देते हैं, रिस्पेक्ट कमाल की है। ये तो सिर्फ ओके सिद्धार्थ ओके ओके 30 सेकंड्स एंड ओवर एंड आउट। ओके थैंक यू सिद्धार्थ, 30 सेकंड्स, ओनली 30 सेकंड्स। तो फिर कांग्रेस कहेगी कि हरियाणा में हम अकेले लड़ते आ रहे थे, आम आदमी पार्टी को इसलिए नहीं दिया, पर आम आदमी पार्टी ने क्या क्या नहीं सुना है कांग्रेस को?
और कांग्रेस बोलेगी कि हम लोग कई जगहों पर अकेले लड़ते आ रहे थे, वहां पर नहीं दिया आपको क्योंकि आप नहीं है वहां पर वहां पर इनका पैमाना बदल जाता है। अपने लिए कुछ और पैमाना अपनाना है। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनेगी, पर महाराष्ट्र में आते आते तो ये मैं कह रहा हूं ना कि इनका कोई मिशन विशन नहीं है, इनका केवल अपना अपना एम्बिशन साधना है, जबकि हमारे महा अलायंस का केवल इतना है कि देश के लिए मिशन और विजन के साथ। इसलिए आप देखिए कि सीएम पद के लिए कितनी लड़ाई चली आज। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी भयंकर तौहीन हुई है, मंत्री क्या संतरी तक नहीं बनाया गया है, मंत्री क्या संतरी तक नहीं बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं सीधा आपके पास आता हूं, आनंद दुबे को आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उससे सब गले मिलते हैं, गले में हाथ रखते हैं और उसका जेब कतर के चल देते हैं। विवेक वही कर रहे हैं, आनंद दुबे महाराष्ट्र में वही करेंगे, शिवसेना वही करेगी। ये कांग्रेस की हालात इस तरह इसलिए है, न नेता क्लियर, न नीति कोई साफ, कहते हैं मजबूत। देखिए, ये बीच में ये तरीका ठीक नहीं है, न कोई नेता साफ, न नीति साफ, और देश को इस तरह से ठगने की कोशिश करने वाले के साथ जनता आनंद दुबे देखिए, अब तो समाजवादी पार्टी ने भी बोल दिया जो बड़ा दल होगा उसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आप क्यों मांग रहे हैं जब कांग्रेस ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि वो बड़ा दल है, आप छोटा दल है। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं खटास पैदा करना ही है ना। की गलत फहमी है अमीश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की गलत दे नहीं रहे, आप मांग रहे हैं। हमें खुशी तो इस बात की है कि पूरा बीजेपी और उनका कुनबा ये मान चुका है कि सरकार महाविकास आघाड़ी की आने वाली है, इसीलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर आज इतनी बड़ी बहस हो गई। उसके लिए अमीश भाई आपको धन्यवाद, आपको साधुवाद। लेकिन कहते हैं वही खींचतान होती है। नहीं, वो एक कहावत है, बिन मांगे, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे डैश डैश डैश। क्या आपको लगता है कि आप बार बार उनसे मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे, तो आपको ही चुप कर जाना चाहिए? जब सीटें आएंगी तो तय करिएगा। अरे कौन मांग रहा है भाई? अरे डेली बोलते हैं आपके नेता। ऑलरेडी तय हमारे यहाँ, आपके यहाँ तय नहीं है। महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ने जा रही है, बात खत्म हो गई। हमारे तय कहां से हो गया? ठाकरे जी का चेहरा कांग्रेस माननीय शरद राव पवार माननीय तय कैसे हो गया? लेकिन एक चीज तय है और वो है सत्य और तथ्य। काम किया। आज की तारीख 16 अक्टूबर है। आज के दिन को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद ये याद दिलाना है कि खाना इंसान की सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जीने का अधिकार की तरह एक बहुत अहम बात है। लेकिन आजकल जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सोसाइटी में काम करने वाली एक मेड ने, यानी मेड सर्वेंट जिसे कहते हैं, उसने पूरे परिवार को यूरिन में से गूथे हुए आटे की रोटियां खिला रही थी। दरअसल इस कारोबारी परिवार के सदस्य लंबे समय से पेट और लिवर की बीमारी से बेहद परेशान थे। खाने में गड़बड़ी और घर में चोरी की आशंका के चलते इन्होंने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो मेड की इस घिनौनी और शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। मेड का नाम रीना है। रीना ने पूछताछ में ये बकायदा कबूल किया है कि उसने एक नहीं बल्कि कई बार पानी में यूरिनेट करके यानी पेशाब मिलाकर उससे आटे को गूंथा और उसकी रोटियां पूरे परिवार को खिलाई। जरा सोचिए, आरोपी मेड रीना उस परिवार में 8 साल से काम कर रही थी। पहले और भी घरों में वो काम कर चुकी होगी, मालूम नहीं। पेशाब मिलाकर खाना बनाने का काम उसी परिवार में कर रही थी जहां वो पकड़ी गई या फिर बाकी जगह भी वो करके आई थी। खैर, ये तो जांच में सामने आएगा। लेकिन इस बीच खाने में घिनौनी खुराफात करने वालों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डंडा चलाने का मन बना लिया है। योगी सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है जिसके तहत खाने में पेशाब मिलाना और थूकना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध के लिए कड़ी सजा भी दी जाएगी। खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है और खाना कैसा है, इस अध्यादेश में आ जाने के बाद सभी को अपने खाने के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने का अधिकार होगा। अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार होगी और पहला राज्य होगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस अध्यादेश को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल पिछले कुछ महीनों में दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने का, खाने पीने की चीजों में थूकने का, फूकने का मामला कई बार सामने आया है, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। सोचिए, आप भी थूक और पेशाब वाला अगर खाना खा रहे हैं तो सोचिए आपको
क्या महसूस हो रहा होगा इस समय, और ये कितना घिनौनापन है खाने में थूकना और पेशाब मिलाना। किसी की सोच इतनी विकृत, घटिया कैसे हो सकती है? कैसे समाज में इतनी निर्दयता आ रही है कि वो किसी के खाने में थूकने और पेशाब मिलाने से भी बाज नहीं आता, उससे भी हिचकिचाता नहीं है। ये वाकई सोचने का पहलू है, और ये दुखद पहलू है कि समाज में अब खाने की चीजों पर भी इतनी गंदी मिलावट हो रही है, पेशाब और थूकने तक की मिलावट। ये वाकई दुखदाई है।